नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के विकास से जुड़ा हर क्षेत्र पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहली बार विकास का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। बेंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत इस साल 7% से अधिक की वृद्धि दर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। गृहमंत्री अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने शिनजियांग, तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन के लिए चीन की आलोचना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा और कौशल में सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राइफल संघ ने आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की और क्रिकेट में एशिया कप में चोटिल रविंद्र जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल को भारतीय टीम में कर लिया गया है शामिल। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी न की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कल बेंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए की लागत की यांत्रिकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से कर्नाटक में जीवन स्तर और रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एक जिला और एक उत्पाद योजना से इस क्षेत्र के मछुआरों, किसानों और कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में अब पूरी क्षमता के साथ कार्य हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश का सेवा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव साफ तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में देखा जा सकता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेक इन इंडिया विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमें देश की 7,500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र का पूरी क्षमता के साथ लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ने से देश का लघु उद्योग, उसके कारीगर, ग्रामीण उद्योग, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो और टैक्सी चालक और ऐसे ही अन्य लोगों को लाभ मिलता है। गत 8 वर्षों के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। कर्नाटक में गरीबों के लिए 8 लाख से अधिक पक्के मकानों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देश के 6 करोड़ से अधिक घरों को मात्र 3 साल में पाइप के जरिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती के दौरान निःशुल्क उपचार मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ कर्नाटक के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बनाई गई नीतियों और निर्णयों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्ध पोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने नौसेना, कोचीन शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस परियोजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सवेरे तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दक्षिण के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इस बैठक में भाग लेंगे। गृह मंत्री दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुदुच्चेरी शामिल हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। बाद में शाम को श्री शाह शहर के काराकुट्टम इलाके में अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो कोवलम में भारतीय जनता पार्टी की कोर समिति की बैठक में शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना IPEF की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करेंगे। श्री गोयल भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी मंच सम्मेलन में भी भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 दिन की यात्रा के दौरान श्री गोयल अमेरिकी अधिकारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि नियमित संवाद और परस्पर यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने में सहायक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में सहयोग और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने कल बाली में इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकरीम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने शैक्षिक और कौशल विकास साझेदारी के विस्तार पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। दोनों ही नेताओं ने शिक्षा और कौशल, विशेष रूप से पाठ्यक्रम डिजाइन, एक दूसरे के विद्यार्थियों का परस्पर संपर्क और अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशने पर बल दिया। श्री प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया की शिशु शिक्षा और युवा कार्य मंत्री डॉक्टर एनी अली के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ही नेताओं ने शिशु और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सार्थक बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूत सहयोग विद्यमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जागृति का कहना है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश के विकास से जुड़ा हर क्षेत्र पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को
पहली बार विकास का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। बेंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत इस साल 7% से अधिक की वृद्धि दर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। गृहमंत्री अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अमेरिका ने शिनजियांग, तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन के लिए चीन की आलोचना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा और कौशल में सहयोग को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की और क्रिकेट में एशिया कप में चोटिल रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है भारतीय टीम में। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। चीन और ताइवान में चल रही तनातनी के बीच अमरीकी विदेश विभाग ने ताइवान को $1 अरब 10 करोड़ के सैन्य उपकरण बेचने के सौदे को अनुमोदित किया है। इसके अंतर्गत 60 पोतरोधी मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली 100 मिसाइलों की बिक्री शामिल है। अमरीकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने इसकी सूचना दी है। इस पैकेज में हवा से हवा में मार करने वाली और सतह पर हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइड विंडर मिसाइल, पोतरोधी हार्पून मिसाइल और ताइवान के निगरानी रडार प्रोग्राम के लिए सहयोग शामिल है। हार्पून मिसाइल की मुख्य ठेकेदार बोइंग कंपनी है, जबकि साइड विंडर और रडार कार्यक्रम का मुख्य ठेकेदार रेथियॉन है। बाइडेन प्रशासन ने इस प्रस्तावित बिक्री के लिए अमरीकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2021 के अंतिम 3 महीनों में बढ़त हासिल की। मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पहली तिमाही में अपनी इस बढ़त का विस्तार किया। मुद्रा कोष ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल 7% से अधिक वृद्धि का अनुमान है। ब्रिटेन अब भारत से पीछे होकर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ब्रिटेन में जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच ये उसके लिए एक और धक्का है। श्रीलंका के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 7 सप्ताह बाद वापस श्रीलंका लौट आए हैं। वो कल रात बैंकॉक से कोलंबो पहुंचे। कोलंबो में भंडार नायके हवाई अड्डे पर उनकी पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व राष्ट्रपति के रूप में आवंटित आवास में पहुंच गए। श्रीलंका में आर्थिक संकट से गुस्साए सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद गोटाबाया देश छोड़कर चले गए थे। अमेरिका ने शिनजियांग, तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों में निरंतर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि चीन अपने ही लोगों के विरुद्ध घृणित कार्रवाई कर रहा है। उसने कहा कि चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए वो अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निकटता से काम करने के लिए वचनबद्ध है। बुधवार को जारी शिनजियांग पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की मानवाधिकार रिपोर्ट का स्वागत करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति भवन की प्रेस सचिव करीन जॉन-पियरे ने कहा कि चीन में जारी मानवाधिकारों के विरुद्ध अपराध और नरसंहार से अमरीका की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर में देश के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से हुई बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने कहा कि देश में मानसून का पहले जाने का कोई संकेत नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे वेस्ट कोस्ट का एरिया है, सारा एरिया इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑल दीज एरिया हैज नॉर्मल एंड एक्सेस रेनफॉल। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है, यहाँ डेफिशिएंट रेनफॉल है, जिसकी वजह से वहाँ जो है स्थिति थोड़ा गंभीर है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रेन हुआ था जून में वही एक्सेस हुआ था। जुलाई अगस्त में लेस रेनफॉल होने के कारण ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रेनफॉल भी डेफिशिएंट है। पर सितंबर 30 तक हम मानसून में मानते हैं। अगर इसकी भविष्यवाणी देखा जाए तो रेनफॉल जो है सितंबर का अच्छा रहेगा, का 109% होगा ऑल इंडिया रेनफॉल। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने मिस्र में आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यों की भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा कर दी है। लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक विजेता विजय कुमार 4 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रैपिड फायर पिस्टल में उनके अलावा अनीश भानवाला और विजय वीर सिद्धू भी भारतीय दल में शामिल हैं। एयर राइफल 3 पोजीशन में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और ओलंपियन अंजुम मुदगिल भाग लेंगे। रिदम सांगवान और ईशा सिंह एयर पिस्टल और स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धाओं में भाग लेंगी। विजयवीर एयर पिस्टल और रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धाओं में भाग लेंगे, जबकि उनके जुड़वा भाई उदयवीर सिद्धू जूनियर वर्ग में रैपिड फायर पिस्टल में भाग लेंगे। विश्व चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर तक काहिरा में होगी, जिसमें पुरुष और महिला वर्गों में 4 ओलंपिक कोटा स्थान मिलेंगे। भारत के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी जगह अक्षर पटेल को भारतीय टीम में लिया है। अक्षर पटेल भारतीय दल में स्टैंड बाय के रूप में शामिल थे। सुपर 4 चरण में जडेजा की चोट से भारतीय टीम को झटका लगा है। जडेजा ने पाकिस्तान के साथ पहले मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ये श्रृंखला पेश करते हुए आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। और आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1991 से 1999 के दौरान भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की जानकारी। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी इसी वर्ष मरणोपरांत इससे सम्मानित किया गया। 1992 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष फिल्म निर्माण की आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित सत्यजीत रे को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा को भी ये सम्मान प्रदान किया गया। I think that from a technological point of view, management point of view, Indian industry, at least big industry today, is a very different animal to what it was when I first became a director of Tata's. There is a quality consciousness that didn't exist in the old days. We mustn't forget that it's not so long ago, perhaps 100 years ago, when nobody would touch a Japanese product. Now they are the leaders, perhaps in most products, largely on the basis of quality. So, first of all, there is a big change. 1997 में पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। इसी वर्ष महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी ये सम्मान प्रदान किया गया। Friends, education is a lifelong learning, particularly containing 3 components according to me. Number 1, learning to learn. Number 2, learning to live. After all, why do you learn? Learning to live. Third one, learning to survive. In difficulties, we have to survive also. So education should give us learning to learn, learning to live and learning to survive. 1997 में ही स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती MS सुब्बुलक्ष्मी और स्वाधीनता सेनानी और पूर्व कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम को ये सम्मान प्रदान किया गया। 1999 में स्वाधीनता सेनानी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी लोक नायक जयप्रकाश नारायण, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई और जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न प्रदान किया गया।
शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल की कड़ी में हम लेकर आएंगे आपके लिए सन 2001 से अब तक भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की जानकारी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ये श्रृंखला ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए जुड़े रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भारत में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इस विस्तार से कोच्चि में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क तक कनेक्टिविटी हो जाएगी और साथ ही कोच्चि मेट्रो रेल के पहले चरण के एक्सटेंशन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मिस्टर तिवारी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कल कहा कि राजधानी के अलावा राज्यों के दूसरे शहरों में मेट्रो रेल के विस्तार पर सरकार का फोकस है, तो महानगरों के अलावा भी हम देख रहे हैं कि देश के प्रमुख शहरों में तेज गति से मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है। तो इससे किस तरह से शहरों के परिवहन को बदलने में एक बड़ी मदद मिल रही है? मेट्रो का विस्तार जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो मेट्रो जिन भी शहरों में आ रही है वहां पर लोगों के ट्रैवल टाइम कम हो रहे हैं। सड़कों पर जो यातायात और ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा बढ़ी थी इन बड़े शहरों में, चाहे वो आप दिल्ली ले लें, कोलकाता ले लें या फिर मुंबई में है, अब जहां भी चले जाएं, बेंगलुरु है, अभी कोच्चि में है, केरला में, हर राजधानी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेट्रो लाने की व्यवस्था जारी है। वहां आप देखेंगे कि जो सड़कों पर जो ट्रैफिक है उस पर बोझ जो है वो काफी हद तक कम हो रहा है। और अगर सड़कों पर से ट्रैफिक वो कम होकर अगर मेट्रो में लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं तो गाड़ियां जो है वो कम चलेंगी। जो देश में और खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है और हर जगह जहां बात चल रही है कि इंडिया जो है वो अगले 25 साल में जो अमृतकाल प्रधानमंत्री ने कहा है वो होगा, उसमें अपनी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको ग्रीन ग्रोथ यानी कि ऐसा ग्रोथ या ऐसी विकास दर या ऐसे विकास की तरफ लेकर जाएगा जिसमें कि प्रदूषण जो है वो कम से कम होगा। और भारत ने ये कहा भी है, अपने तो कमिट भी किया है विश्व से कि इंडिया जो है वो नेट जीरो देश होगा 2070 तक। तो उस दिशा में भी मेट्रो और इस तरह की परिवहन व्यवस्था जो है जिसमें कि प्रदूषण कम होता है, वैसी जो चीजें हैं वो काफी अहम भूमिका अदा करेंगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वदेशी तकनीक पर काम हुआ है और मेट्रो कोचेज के डिजाइन से लेकर उनका निर्माण भी देश में अब हो रहा है। तो परिवहन के मामले में भारत के पास किस तरह एक प्रमुख उत्पादक देश के रूप में उभरने की क्षमता है? एक अगर क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि भारत एग्जाम्पल के तौर पर अगर उभरा है पूरे विश्व में, वो है मेट्रो। कई देशों ने भारत से आग्रह किया है और जिस तरह से मेट्रो लाइन्स डेवलप हुए हैं, जिस तरह से मेट्रो की व्यवस्था ने शहरों में जो यातायात है उसको तब्दील किया है, ये सारे एग्जाम्पल जो है भारत अब दूसरे देशों में अपने एग्जाम्पल को जाकर रेप्लिकेट कर रहा है, वहां दे रहा है। तो जैसा आपने कहा कि इंडियन मॉडल ऑफ मेट्रो जो है या इंडियन कोचेज जो है वो भारत की सुप्रीमेसी जो है दूसरे देशों में जाकर वहां एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है और आत्मनिर्भर ऐसा जिसमें कि हम अपनी जरूरत ही सिर्फ पूरी नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए दूसरे देशों में भी इतना अच्छा सामान, इतनी अच्छी व्यवस्था हम बनाएंगे कि दूसरे देशों में भी हम उन सामान को, उन अपने व्यवस्था को ले जा सके। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जिस तरह से इंडिया ने मेट्रो अपने जो डेवलप किए हैं या कर रहा है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे भारत के ऐसे शहर हैं जहाँ पर कि आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ला सकते हैं, यानी सड़क, जल और रेल तीनों यातायात शहरों के यातायात में भी हेल्प कर सकते हैं। कोच्चि में जैसा आपने देखा होगा कि जो अथॉरिटी बनी है वो मल्टी मॉडल अथॉरिटी, मल्टी मॉडल यानी कि वो अथॉरिटी जो सड़क, रेल और जल यातायात तीनों जो है उसको कैसे कंबाइन कर सके, इस तरह से देखेगी। जिस तरह
और अब कुछ और खबरें। बिहार में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली गिरने से 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। देश में अब तक 212 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों समेत पात्र लाभार्थियों को 16 करोड़ 35 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। और देवेंद्र, अब आप हमें बताएं कि क्या है खास आज के अखबारों में। जी मुनीश, सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने का समाचार और भारत के इस विशालतम युद्धपोत की तस्वीरें दी हैं। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है विशाल, विराट, विहंगम और विक्रांत। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है समुद्र में उतरा नौसेना की शक्ति का किला, जबकि पंजाब केसरी ने इस खबर को भारत की पहचान विक्रांत शीर्षक से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के समाचार को प्रमुखता से छापा है। अखबार ने वर्ष 2030 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान भी प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है कि भारत की जीडीपी ने 20 साल में 10 गुना बढ़त दर्ज की और इस बढ़त के और मजबूत होने के आसार हैं। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को चलती ट्रेन से धक्का देने का समाचार पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापते हुए बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन महिला की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय सहारा ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। पत्र के अनुसार देश में प्रदूषण का सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर। अखबार ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बॉक्स में प्रकाशित किया है कि भारत की 99% आबादी की सांसों में PM 2.5 की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से अधिक। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने सरगम परिशिष्ट के अंतर्गत ऐसी यादगार फिल्मों के बारे में खोज परख लेख प्रकाशित किया है जो मानवाधिकार विषय पर बनाई गई और दर्शकों ने भी उन्हें खूब सराहा। लेख में प्रकाशित 2 बीघा जमीन फिल्म की श्वेत श्याम छवियां ध्यान आकर्षित करती हैं। और हैदराबाद में गणेश चतुर्थी समारोह के अंतर्गत 17,000 नारियल का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमा तैयार करने की खबर कई अखबारों में है। नारियल की ये गणेश प्रतिमा हैदराबाद के लोअर टैंक बंद इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजकों ने बताया कि केरल के एक कलाकार ने हैदराबाद आकर ये प्रतिमा तैयार की जो गणेश पंडाल में सजाई गई है। 10 दिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव हैदराबाद में जारी है और लोग पंडालों में रखे गए विभिन्न प्रकार की गणेश प्रतिमाओं को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश के विकास से जुड़ा हर क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहली बार विकास का पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत इस वर्ष 7% से अधिक की वृद्धि दर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। गृहमंत्री अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने शिनजियांग, तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों में भी मानवाधिकारों के निरंतर हो रहे उल्लंघन के लिए चीन की आलोचना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा और कौशल क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी है। और क्रिकेट में एशिया कप में चोटिल हुए रविंद्र जडेजा के स्थान पर अब अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। अक्षर पटेल भारतीय दल में स्टैंड बाई के रूप में शामिल थे। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।